नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो नापाक, जहां हम सरहद पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश और पाकिस्तान के हर झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जुगलबंदी से होने वाले हर जुल्म का पर्दाफाश करते हैं। आज बात होगी दाने दाने को तरसती पाकिस्तान की बेबस आवाम की, और साथ ही हम बेनकाब करेंगे पीओके और बलूचिस्तान की भोली भाली जनता पर कहर ढाने वाली आसिम मुनीर की क्रूर फौज को। हक मांगने वालों पर गोलियां बरसाने वाली इस जालिम हुकूमत और शहबाज सरकार को आज हम दिखाएंगे नापाक का वो आईना जिसे देख करके रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद तक इनके होश उड़ जाएंगे। क्या पाकिस्तान अब अपने वजूद के सबसे आखिरी और सबसे इतिहास गवाह है, जुल्म की एक मियाद होती है और जब जुल्म हद से गुजरता है तो सल्तनत की तख्त ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की है, जहां 38 दिनों से बगावत का ऐसा समंदर उमड़ रहा है जिसने मुल्ला आसिम मुनीर की रातों की नींद और शहबाज शरीफ का चैन छीन लिया है। मेरी पूरी फैमिली को उठा लिया गया, मेरी सब चीजें ब्लॉक कर दी गई है। मुझे बताएं आप लोग जो मुझे देखते हैं, क्या मैं दहशतगर्द हूँ? आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई जिसमें हमारी काफी सारी शहादतें हुई हैं। शहादतें 3 या 4 अभी तक कंफर्म हुई है, मुझे 3 तो कंफर्म है, चौथी का सही पता नहीं है। और साथ में इतनी शेलिंग अवाम के ऊपर की गई है, ये कुछ लोगों ने कुछ चीजें इकट्ठी करके लाई है। भाई कोई खौफ कर लो हमारे ऊपर, कोई खौफ कर लो, कोई शर्म कर लो। लेकिन एक बात बता दूं, आपने हमारे बच्चे उठाए, सुनने में आया है, मेरा रास्ता नहीं हुआ अभी तक। आपने हमारी फैमिलीज को तंग किया है। मेरा आखिरी भतीजा जो है उसकी उम्र 6 महीने है, 6 महीने। आप उसे भी काट देंगे ना तो हम पीछे नहीं आएंगे। अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। जरा सुनिए इन चीखों को। ये चीखें उस आवाम की हैं जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस कमर तोड़ महंगाई में 2 वक्त की रोटी के लिए सस्ता आटा मांग लिया था, अपने ही पानी से बनने वाली सस्ती बिजली मांग ली थी। लेकिन मुल्ला आसिम मुनीर की बर्बर फौज ने अपनी आवाम को क्या दिया? लाठियां, आंसू गैस और छाती को चीरने वाली गोलियां। तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कर्फ्यू नाफज था, वहाँ भी ऐसी फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया जिसमें हमारे 2 जवान पलंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। बहरहाल इन्होंने स्ट्रेट फायर मारे और सीधे फायर मारे, नमाजियों पे मारे। ठीक है, ये मुसलमानों वाला काम नहीं है, इसलिए क्या पता ये इसराइल की फौज है या किसी और मुल्क की फौज, मुसलमानी फौज ऐसा काम कर ही नहीं सकती। पिछले 38 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलाबारी करके 73 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें से 56 जांबाजों की मौत हो चुकी है। लेकिन बर्बरता की हद देखिए, मुनीर की हत्यारी फौज ने इन शहीदों की लाशें तक उनके रोते बिलखते परिवारों को नहीं सौंपी। घायल 219 लोगों को अस्पतालों से मुनीर की मिलिट्री पुलिस जबरन गाड़ियों में भरकर बिना किसी FIR के अज्ञात जेलों में ठूंस रही है। दुनिया की किसी भी जंग में अस्पतालों से जख्मियों को उठाने का ऐसा घिनौना काम नहीं हुआ जो आज पीओके में पाकिस्तान की सेना कर रही है। 78 साल आज पहली बार जिले असा के कुछ अरसे श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है। लोगों आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे।
दी गोली एगो पुत्र सिर दर्द दी गोली नहीं है जेडी बार बार असई खा क्या गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। लेकिन जब ताकत से बात नहीं बनी तो शहबाज शरीफ और उनकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बेहद घटिया और गंदी चाल चली। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन की भीड़ से एक संदिग्ध शख्स को दबोचा जो खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से भारतीय मुद्रा बरामद हुई। पूछताछ में उसने कबूला कि उसे ये पैसे भीड़ में गिराने और छोड़ने के लिए दिए गए थे ताकि बाद में पाकिस्तानी हुकूमत और मीडिया ये नैरेटिव बना सके कि इस जन आंदोलन को भारत का समर्थन हासिल है। लेकिन धन्य है पीओके की ये जागरूक और वीर आवाम जिसने मुनीर के इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया और शांति मार्च का झंडा बुलंद रखा। गरीब आदमी जाकर देखें आप कौन कौन से एरिया में, कहते हैं ना भूखे नहीं भूखे सो रहे हैं लोग जो है ना, वो बहुत इस वक्त टेंशन में है और लोग ब्लड प्रेशर के और मरीज होते जा रहे हैं, मतलब हाइपर टाइप के मरीज होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। वो क्या करें, सिर्फ अमीरों के लिए जीना है, इनको बिजली माफ़, इनको एसी, इनको पेट्रोल, सब कुछ, इनकी तनख्वाहें किसने इतनी बढ़ाई है? किसी को एहसास है, किसी के दिल में इंसानी दर्द है? इस पाकिस्तान में कौन है जिसके लिए इंसानी दर्द है? बाकी ये अपना पानी की बात करते हैं, मोहम्मद डैम, आज तक कोई मीडिया में बात कर रहे हैं मोहम्मद डैम पे ऊपर जिसमें पानी हमारा स्टोर होना था, जहाँ से बिजली फ्री मिलनी थी और वो 2025 में शुरू होना था। कोई माइकल आल मोहम्मद डैम पे बात नहीं करता, सारे चुप करके बैठे हैं और जो एंकर हैं वो भी चुप करके बैठे हैं। मोहम्मद डैम में हमारा पानी बहुत ज़्यादा जमा होना था और वहाँ से हमें बिजली फ्री बननी थी, कोई बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये बजट आवाम का बजट नहीं है। आप ये मैं आज लिबर्टी में आया हूँ घर वालों के साथ, यहाँ तो दुकानें इतनी भरी होती थी रश के साथ और बिल्कुल मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे तनख्वाहें देंगे, कैसे क्या होगा, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा। और गरीब आदमी पे बोझ डाल दिया गया है। सिर्फ इन्होंने जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना उनको हर मतलब सहूलत दी है, गवर्नमेंट के मुलाजिमों को दी है, बाकी किसी को कोई सहूलत नहीं है। कस्टमर मांग भी रहा है तो हम नहीं दे रहा है क्योंकि कस्टमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम जब रेट बोलता है वो बोलता है भाई इतना तो नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से बस काम समझो 100 में अभी 20% कर रहा है, हल्का फुल्का, उसमें भी बस बचत नहीं है, मतलब गाड़ी को चलाना है बस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सूरत हाल अगर होगा तो समझो अगर 100 से 20% तक आ गया तो मजबूरन 20% भी खत्म हो जाएगा, फिर समझो बंद ही होना पड़ेगा, तो क्या करें। और ये एक कारखाना नहीं है और उसके साथ कई कारखाने और भी बंद हो जाएंगे। बहुत मतलब एक छोटे कारोबारी है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बड़े काम वाले, वो तो हमसे ज्यादा परेशान। जो कारोबार है ना ये समझो 25% भी नहीं रहेगा, 100 में से 25% भी नहीं रहे, 25% नहीं रहेगा क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब जिस गांव को हमारा काम है शादियों का, जिस गांव को हम लोग 50,000 का सामान बना के देते थे ना, अब वो हो गया 1.5 लाख रुपए का, समझा ना। तो अब क्या से काम होगा, उसकी सोच और उसका दिमाग तो वही चल रहा है 50,000 60,000 रुपए में, समझा ना। वो भी यानी कि अच्छे लोग जो खाते पीते घराने, जो गरीब घराने वो तो बेचारे 40-50 भी नहीं उनके पास। देखिए किसी आवाम की कोई राय नहीं है उसके अंदर और किसी किस्म का कोई किसी से पूछता भी नहीं है कि यार आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो। पूरी आवाम के ऊपर टैक्सों का इतना बोझ लगा दिया है कि अगर एक बिजली का बिल आता है ये समझते हैं बहुत मामूली है, 10 से 12 हज़ार रुपये का आना आम सी बात है और उसके ऊपर टैक्सेस देखो कितने लगे हुए होते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी तो खैर बर्बाद हो ही रही है, प्लस अवाम कितनी पिस रही है। अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो अवाम की सहूलत कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर अवाम का एक मकसद होता है, यार ये हमारे मुल्क की अवाम है, ये तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। एक आदमी का अपना म्यार ज़िंदगी होता है, यहाँ का म्यार ज़िंदगी इतना बदतर हो चुका है, गरीब से तर हो गया है। और खुदा की कसम ये लोग जितने भी बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी एक रात ऐसी नहीं गुजारी होगी जिनके पास खाने के लिए ना हो। इन्हें वो चीज़ का एहसास ही नहीं है कि गरीब की क्या परेशानी। गरीब का कहाँ से एहसास होगा उसको? जिस शख्स ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी हो उसको पता चलेगा कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी। पीओके में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने वाली यह कागजी पाकिस्तानी सेना
जब बलूचिस्तान के मैदान में उतरती है तो इसकी बहादुरी की हवा निकल जाती है। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी फौज के लिए एक ऐसा खूनी दलदल बन चुका है जहां पैर रखते ही मौत तय है। आपके सामने मैं कश्मीरियों के 38 मुतालबात रख रहा हूँ। आपने कोई एक मुतालबा मुझे ऐसा निकाल के बताना है जिससे इस कौम की गद्दारी साबित होती हो। अशराफिया की मराद खत्म होनी चाहिए, मुहाजिरीन की सीटें खत्म होनी चाहिए, टैक्सेस के निजाम में इस्लाहत होनी चाहिए, अदलिया के निजाम में इस्लाहत होनी चाहिए, नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके मिलने चाहिए, तालीम का निजाम बेहतर होना चाहिए, अदलिया का निजाम बेहतर होना चाहिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पे पाबंदी होनी चाहिए, लकड़ी की स्मगलिंग पे पाबंदी होनी चाहिए। कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं है जिससे आप इस कौम की गद्दारी साबित कर सके। कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदूक को शहीद कर दिया गया है। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये है कि लोगों को जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 15 दिन के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने मस्तूंग, नुश्की, कैच, सूराब, खुजदार और खुजदार में एक के बाद एक 48 समन्वित हमले किए। सैन्य काफिले उड़ रहे हैं, सुरक्षा चौकियां राख हो रही हैं और सेना के रसद के मार्ग छिन्न भिन्न हो चुके हैं। इन हमलों में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन रावलपिंडी के जनरलों की सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम है कि उन्होंने इस तबाही पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। आखिर बलूचिस्तान में मुनीर की सेना इतनी बेबस क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान का भूगोल ही ऐसा है। ऊंचे पहाड़, सकरी घाटियां और दुर्गम रास्ते। पाकिस्तानी फौज को चलने के लिए सिर्फ नेशनल हाईवे का सहारा लेना पड़ता है और बलोच लड़ाके ऊंचाई पर बैठकर घात लगाकर हमला करते हैं। जैसे ही सेना का काफिला गुजरता है, धमाका होता है और मुनीर की सैल्यूट मारने वाली फौज लाशों के ढेर में तब्दील हो जाती है। शहबाज शरीफ चीन के सामने नाक रगड़कर कहते हैं कि चिंता मत करो, CPEC को हम बचाएंगे। लेकिन जो फौज खुद अपने कर्नलों और ब्रिगेडियरों की लाश उठाने में मशगूल है, वो चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को क्या खाक बचाएगी? पाकिस्तान अभी POK और बलूचिस्तान के सदमे से उभरा भी नहीं था कि उत्तर में स्थित गिलगित बाल्टिस्तान ने शहबाज शरीफ की पीठ में एक और कील ठोक दी। गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर पाकिस्तान की केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें एक अलग अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर पाकिस्तान की केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें एक अलग अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया जाए और उनके लोगों को नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व दिया जाए। एक तरफ POK पाकिस्तान से अलग होना चाहता है तो दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान अपनी अलग ढफली बजा रहा है। ये पाकिस्तान के भौगोलिक बिखराव की शुरुआत है। परेशानी की भी एक हद होती है, लेकिन इस टाइम ऐसी हालत हो गई है किराए तक कारोबार नहीं है, सोचना पड़ रहा है कि किससे मांगे। ये हालतें हो गई। 100 में से 80% बंदा परेशान है, 90% मैं तो 100% ही बंदा परेशान है। हाँ, कोई भी सुख में नहीं है। कोई सुबह उठ रहे टेंशन, रात को सो रहे टेंशन नहीं यार, चल रहे टेंशन वाली बातें चल रही है, कोई बात ही नहीं। बेसिक फैसिलिटी भी आप क्या समझते हैं पब्लिक को अभी तक नहीं मिली है? पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये चीज अभी तक पब्लिक को नहीं मिली है तो पब्लिक को और क्या मिलेगा? भाई कुछ भी नहीं, एजुकेशन का तो नामो निशान ही नहीं है। न पानी है, न गैस है, न बिजली, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कर्जे ले लेकर तो बैटरी मंगाई है, कर्जे ले लिए, बैटरी लगा ली। घर में बच्चों के लिए क्या करोगे आप? सहूलत के लिए कर्जा तो लोगे ना, अभी बैटरी लगा ली। सोलर की बैटरी जो है उसको लगा के पंखे लगा रहे। बच्चे तो बोलते हैं ना यार पानी नहीं है, अब पानी भरवाना पड़ रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं है। अब वो ऐसे टाइम पे गैस आती, जिस टाइम पे लाइट चली जाती है। अब वहाँ से क्या सिलेंडर, वहाँ से सिलेंडर का भी गैस नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट, ये बेवकूफ़ गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को क्या बोला जाए? इस गवर्नमेंट के लिए ना हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास के बच्चे के पास अल्फाज नहीं है यार। किस से मैं कह रहा हूँ कि बस इनको चाहिए कि चलो ये दुनिया में आप जो भी करो मगर अपने हमारे को अच्छा रख लो, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। कितनी परेशानी है यहाँ पर,
आप यहाँ से उठा के इधर देख लो, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, कोई ऐसा बंदा नहीं है परेशान नहीं है। मेरे घर के अंदर 50,000 महीना भी आ रहा है, तो मैं परेशान हूँ ना। 50,000 है क्या यार? 50,000 पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं चल रही। मैं भाई 25,000 20,000 रुपये तो घर का किराया पड़ जाता है। 2 कमरों का घर है, 20,000 रुपये, बिजली का घर, गैस का बिल मिला मिलूंगा 25,000 पड़ रहा है। 25,000 में आप खा लोगे महीने के अंदर? कुछ नहीं खा सकते आप। हमें पता है ना हम कैसे परेशानी में ले लें। इतनी कूट कूट के भरी हुई है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक। वो अरबाब इख्तियार जो इनको लेके आते हैं और इनको बिठाते हैं, इनसे माहिदा ये होता है कि तुम खाओ और हमको खिलाओ। इसका गरीब के कोई ताल्लुक नहीं है, आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अपनी अय्याशियाँ और अपने लिए ही सब कुछ करना है। आप नहीं संभाल सकते इस मुल्क को तो किसी मेमन को दे दो यार, वो टके शेर बेच के तो दिखाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बिजनेस करना तो आता है कम से कम। हाँ, बिजनेस करना तो आता है। देखो, मुल्क की किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सेंसर और अच्छा बंदा चाहिए जिसको ये पता हो कि मुल्क चलता कैसे है। मुल्क चलाने के लिए हम प्लस अपनी दुकान को ही मैनेज करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार इसको चलाना कैसे है। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तो 22 जुलाई को आने वाला है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने मुजफ्फराबाद की तरफ अपने ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। ये शहबाज सरकार और मुनीर को दिया गया आखिरी अल्टीमेटम है। कि रावला कोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। 27 जुलाई को POK में तथाकथित चुनाव होने हैं और वीर अवाम के नेता सरदार अमान खान ने खुलकर ललकार दिया है कि अगर चुनावों में धांधली हुई तो मुनीर के कर्नल और जनरल वहां कदम भी नहीं रख पाएंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के खास राजा परवेज अशरफ और मुनीर के दूत कमर रजा को प्रदर्शनकारियों के पैर पड़ने के लिए भेजा, लेकिन POK की आवाम इस बार किसी बहकावे में आने को तैयार नहीं है। आवाम का साफ कहना है कि आवाम से बड़ा कोई जनरल नहीं होता। तो क्या 22 जुलाई को जब POK का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा तब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? एक तरफ POK की शेरदिल जनता बिजली दरों, आटे की किल्लत और फौजी तानाशाही के खिलाफ कफन बांधकर सड़कों पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ बलोचिस्तान में जलती हुई पाकिस्तानी सेना की चौकियां ये गवाही दे रही हैं कि मुल्ला आसिम मुनीर का घमंड अब खाक में मिलने वाला है। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। कंगाल शहबाज शरीफ IMF की दहलीज पर भीख मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तान के 4 मोर्चों पर जलता ये बारूद अब इस मुल्क के भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। क्या पाकिस्तान का इंतकाल 2026 में ही हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।